इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी सुबह से ही लापता। आधिकारिक कार्य के दौरान दोनों अधिकारी हुए लापता। भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी अधिकारियों के समक्ष ये मामला उठाया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई संपन्न। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा के नेता बैठक में हुए शामिल। कई उच्च अधिकारी भी हुए शामिल। मुंबई में सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन का संचालन शुरू। पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे ने की आम जनता से रेलवे स्टेशनों पर भीड़ न लगाने की अपील। भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 51%। अब तक करीब 1,70,000 लोगों ने दी कोरोना वायरस को मात। सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,53,000। दुनिया भर में इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या 47.7%। 79 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। आईसीएमआर ने की कोरोना की जांच के लिए एक नई एंटीजन टेस्ट किट जारी। नाक के स्नॉब पर आधारित होगा टेस्ट। आरटीपीसीआर परीक्षण से की पुष्टि नहीं होगी जरूरत। मास स्क्रीनिंग में मिलेगी मदद। सुप्रीम कोर्ट ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 4 अप्रैल को जारी अधिसूचना को खारिज करने से किया इनकार। अधिसूचना में पूर्व गर्भाधान और गर्भावस्था से संबंधित प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों के पंजीकरण और रिकॉर्ड के रखरखाव के बारे में नियमों को किया गया है निलंबित। जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी मामले की अगली सुनवाई। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड जनसंवाद रैली को किया संबोधित। कहा, कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत के कदमों की विश्व भर में हो रही है सराहना। भारत नेपाल संबंधों को कहा आध्यात्मिक रिश्ता, वहीं कहीं बातचीत से समाधान निकलने की कही बात। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी आज सुबह से ही लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही यह मामला पाकिस्तान के अधिकारियों के सामने भी उठाया गया है। बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ के 2 ड्राइवर ड्यूटी पर बाहर गए थे, लेकिन वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए। आशंका जताई जा रही है कि कहीं उनका अपहरण यानी किडनैपिंग तो नहीं कर लिया गया। ड्राइवर की तलाशी की जा रही है। साथ ही पाकिस्तान सरकार को गुमशुदगी के बारे में भी बता दिया गया है। तो ये पाकिस्तान से खबर। पाकिस्तान में 2 भारतीय अधिकारी लापता हैं, सुबह से ही लापता हैं और ये दोनों आधिकारिक कार्य के दौरान लापता हुए हैं, ऑफिशियल काम। और भारतीय उच्चायोग ने ये पूरा मामला जो है वो पाकिस्तानी जो अधिकारी हैं उनके सामने भी उठा दिया है। और कोरोना वायरस के राजधानी दिल्ली में बढ़ते मामलों को निपटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कल सीएम केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ 2 बार बैठक करने के बाद अब आज सभी राजनीतिक दलों की भी एक बैठक हुई है। इस बैठक में अमित शाह कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के उपायों पर सभी दलों के साथ चर्चा की। इस बैठक के लिए भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा को आमंत्रित किया गया था। दिल्ली में कोविड-19 के मामलों की संख्या लगभग 41,000 के पार पहुंच गई है। दरअसल कल गृहमंत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, नगर निगमों के मेयर समेत तमाम विशेषज्ञों से चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की मदद के लिए एक मेगा प्लान बनाया था। कोरोना वायरस की देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर अब 51% हो गई है। अब तक 1,69,797 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर से यह स्पष्ट है कि कुल संक्रमित रोगियों में से 51% ठीक हो चुके हैं। समय पर संक्रमण का पता चलना और उचित उपचार ही शीघ्र स्वस्थ होने का उपाय है।
मौजूदा समय में 1,53,106 संक्रमित रोगियों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की परीक्षण क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। पिछले 24 घंटों में 1,15,519 लोगों का टेस्ट भी किया गया है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोरोना वायरस के लिए एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें ICMR ने कोरोना की जांच के लिए RT-PCR के कॉम्बिनेशन के साथ एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की उपयोग की सिफारिश की है। ICMR ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट द्वारा जिन लोगों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए उनकी RT-PCR द्वारा जांच जरूर की जानी चाहिए। हालांकि रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने वालों को पॉजिटिव ही माना जाएगा और RT-PCR द्वारा उसकी आगे जांच की जरूरत नहीं है। वहीं एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के लिए नमूने के तौर पर सिर्फ नेसोफेरेंजियल स्वैब की जरूरत पड़ती है। जांच की रिपोर्ट भी 15 से 30 मिनट के अंदर आ जाती है। परीक्षण किट को 2 डिग्री से 30 डिग्री तापमान के बीच रखा जाना चाहिए। ICMR और एम्स दोनों ने ही इस परीक्षण किट को मान्यता दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड जनसंवाद रैली जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने आज जनसंवाद रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कदम उठाए हैं उनकी वैश्विक मंच पर प्रशंसा हो रही है। WHO भी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना कर रहा है। देश सिर्फ PPE किट बना ही नहीं रहा है बल्कि उसका एक्सपोर्ट भी कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री को कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस सूझबूझ के साथ और जिस इच्छा शक्ति के साथ इस कोविड-19 की चुनौती को स्वीकार किया और इस पर विजय प्राप्त करने के लिए जो भी हमने कदम उठाए हैं उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है। भारत के स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे को जिस तरीके से चुस्त दुरुस्त इतनी जल्दी करने का काम हमारी सरकार ने किया है कि बहनों भाइयों, आज हम केवल PPE बना नहीं रहे हैं बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी PPE अब एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड जनसंवाद रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जो कदम उठाए गए हैं भारत सरकार की तरफ से उसकी वैश्विक स्तर पर काफी प्रशंसा हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो उत्तराखंड का जो तेजी से विकास हो ये हमारी इच्छा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मानसरोवर यात्रा के लिए 80 किलोमीटर तक लिपुलेख तक जो है रास्ता वो बनाया गया है। किसानों के कल्याण के लिए भी उत्तराखंड की सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं जानता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो नया एक मॉडल एक्ट जो बनाया गया है उसको भी उत्तराखंड राज्य के लोग एक बहुत ही उम्मीद के तौर पर उसे देख रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में कीमतों से जुड़ी जोखिम को यह संभालने में यह मॉडल एक्ट काम करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और नेपाल के साथ भारत के संबंधों पर राजनाथ सिंह ने कहा कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते हैं और दोनों ही देश बातचीत के जरिए समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता तो मेरे बहनों भाइयों यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठकर निकालेंगे। हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज प्रवासियों के संरक्षकों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस भावी प्रवासियों को बेहतर मौके और कल्याणकारी उपाय मुहैया कराना है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था पर
नकारात्मक नतीजों को तेजी से कम किया जाना चाहिए और प्रवासियों के लिए कौशल और अवसरों में सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेशों में हमारे मिशन और राज्य सरकारें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। As with the rest of the country, the protectors of immigrants must also rise to the challenge of reviving the post-COVID economy and engaging the post-COVID world. We are currently focused on ensuring that the negative economic consequences of the pandemic on our talent and skills abroad is mitigated. That is influenced not only by the quality of our various bilateral relationships, but the overall helpful approach that we have displayed in regard to health and economic requirements of our partners. It is imperative that we recover our market share as quickly as possible. The coming months will see dedicated efforts in that direction. The contribution that POEs can make to facilitate this national objective is significant. खबर अरुणाचल प्रदेश से है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अरुणाचल सरकार द्वारा राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के मुताबिक अनेक कदम उठाए गए हैं। वहीं दूर दराज के ऐसे इलाके जहां पहुंचना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है, वहां भी आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति हर तरीके से सुनिश्चित की जा रही है। इन्हीं चुनौतियों के बीच NIC प्रशासनिक कामकाज और कोविड प्रबंधन से जुड़े आपातकालीन कार्यों में भी लाइफलाइन बनकर सामने आया है। NIC राज्य में संचार की चुनौतियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑफिस जैसी सेवाओं के जरिए सरकारी विभागों और आम जनता के बीच एक कड़ी, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। कोविड-19 ने काम करने के तरीकों पर फिर से विचार करने और नए रास्ते तैयार करने के अवसर देने शुरू कर दिए हैं। इस काम में IT के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अरुणाचल प्रदेश में जहां चुनौतियां किसी पहाड़ से कम नहीं, वहां राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC कोविड-19 से उपजी नई परिस्थितियों से निपटने में जरूरी और कारगर भूमिका निभा सकता है, जिसकी कोशिश उसके कामों में भी नजर आ रही है। It is running 24/7. We have to monitor it all the times. During COVID-19, actually, we have met our operation 24/7. That is already there, but then सरकारी विभागों और मंत्रालयों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठकें अब नियमित हो गई हैं। वहीं राज्य की जरूरी सेवाओं जैसे राज्य परिवहन निगम की बसों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार टिकटिंग की व्यवस्था लागू करना, राज्य में आने जाने के लिए पास प्रणाली को ज्यादा बेहतर बनाने से राज्य के लोगों को जरूर फायदा हुआ है। NIC is working in the field for quite long, okay, but the COVID has made some changes. We are trying to put web VPN kind of thing so that people can access e-office, which is a most important tool for governance. For COVID management, the IT tools are used. Huge data is coming about affected people, about stranded people. It requires management of them, and we are working on that also with state government. केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कामकाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के पहले से ही प्रयास हो रहे हैं, लेकिन महामारी के संकट ने ऑफिस को भी अनिवार्य बना दिया है।